नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम पार्ट 3 देखेंगे और हम देख रहे हैं दोस्तों उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल, जिसमें हम चंद राजवंश देख रहे हैं दोस्तों। और इससे पहले हमने क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में दोस्तों चंद वंश के बारे में आपको बताया। और जो पार्ट 2 हमने बात की है, पार्ट 2 में दोस्तों मैंने आपको बताया था लास्ट में कि जो है भारती चंद के बाद दोस्तों किसने शासन किया। इनकी भारती चंद के बाद उनका पुत्र जो है रतन चंद जो है गद्दी पर बैठा। और रतन चंद जो है मैंने बताया था रतन चंद के बारे में आपको कि रतन चंद दोस्तों या रत्न चंद चंदवंश का पहला ऐसा शासक था जिसने चंदवंश में पहला भूमि बंदोबस्त करवाया था। ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों रतन चंद या रत्न चंद जो है ये धार्मिक राजा था। ठीक है। और इसने जागेश्वर तीर्थ की यात्रा की थी। मैंने बताया था आपको कि रतन चंद ने जागेश्वर मंदिर की यात्रा की थी और वहाँ जो है धर्मशालाएं बनाई थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो रत्नचंद के बाद दोस्तों कौन शासक या कौन राजा बना? तो रतनचंद के बाद राजा कीर्तिचंद बना। तो कीर्तिचंद से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट पर बात करेंगे दोस्तों। और आगे जो है कीर्तिचंद के बाद किसने शासन किया, कौन राजा बना, तो इसी कड़ी में हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन हम शुरू करेंगे कीर्तिचंद से। इससे पहले मैंने आपको बता दिया पार्ट 2 में हमने रतनचंद या रत्नचंद के बारे में जाना था। तो रतनचंद या रत्नचंद के बाद राजा बना कीर्तिचंद। तो दोस्तों हर पॉइंट इसमें जो है परीक्षा की दृष्टि से जो है बनाया गया है दोस्तों, और सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। तो कीर्तिचंद की बात करें दोस्तों, तो कीर्तिचंद गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा था। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा कौन था? तो आंसर रहेगा आपका कीर्तिचंद। दूसरा पॉइंट देखिए, कीर्तिचंद अपने पिता रत्नचंद या रतनचंद के समान जो है पराक्रमी राजा था। और रतनचंद कीर्तिचंद ने दोस्तों डोटी राजाओं को पराजित किया था। यानी कि डोटी राजा यानी कि जो पश्चिमी नेपाल के जो राजा थे उनको पराजित किया था कीर्तिचंद ने। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, कीर्तिचंद ने बारामंडल क्षेत्र को विजित कर अपने राज्य में मिला लिया। यानी कि कीर्तिचंद ने क्या किया, बारामंडल क्षेत्र यानी कि अल्मोड़ा का जो क्षेत्र है उसको विजित किया, उसको जीता और उसको अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद अगला पॉइंट है पाली पछाऊ। ठीक है। तो पाली पछाऊ लखनपुर यानी कि द्वाराहाट का क्षेत्र को भी जो है जीतकर अपने राज्य में मिलाया। ठीक है। ठीक है। तो पाली पछाऊ यानी कि आपका द्वाराहाट क्षेत्र, तो द्वाराहाट क्षेत्र को जीतकर दोस्तों अपने राज्य में मिलाया कीर्तिचंद ने। ठीक है। पाली पछाऊ हो गया, बारामंडल क्षेत्र हो गया, इनको जीत के जो है कीर्ति शाह ने अपने राज्य में इनको मिला लिया। अगला पॉइंट देखिए कीर्तिचंद से फलदाकोट विजय। दोस्तों फलदाकोट कहाँ पड़ता है? फलदाकोट पड़ता है आपका नैनीताल में। यानी कि नैनीताल का क्षेत्र भी जो है कीर्तिचंद ने विजित किया था यानी कि जीता था। तो फलदाकोट नैनीताल पर खाती राजाओं का अधिकार था, परंतु युद्ध में खाती राजा मारा गया और अंततः राजा ने तराई के जसपुर में जो है कीर्तिपुर नामक किला स्थापित किया। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है फलदाकोट विजय किसने किया, यानी कि फलदाकोट क्षेत्र किसने जीता, आपको पूछा जा सकता है। तो कीर्तिचंद ने जीता। तो फलदाकोट नैनीताल में है। तो उस समय जो है फलदाकोट यानी कि नैनीताल क्षेत्र में खाती राजाओं का शासन था। तो खाती राजाओं को पराजित करके जो है कीर्तिचंद जो है कीर्तिचंद ने क्या किया, कीर्तिचंद ने तराई के जसपुर में दोस्तों जसपुर में क्या किया, कीर्तिपुर नामक किला बनाया। तो आपको पूछा जा सकता है कि राजा कीर्तिचंद ने कीर्तिपुर नामक किला कहाँ बनवाया था? तो ये जसपुर में बनाया था। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। चल अगला पॉइंट देखिए, इसके बाद की बात करें तो राजा कीर्तिचंद से आपको इतने फैक्ट याद रखने, बारामंडल क्षेत्र को विजित किया, द्वाराहाट क्षेत्र पाली पछाऊ को विजित किया और फलदाकोट विजय प्राप्त की। ठीक है। इनकी आपका नैनीताल का क्षेत्र विजित किया और कीर्तिपुर नामक जो है एक किला बनाया जसपुर में। तो इतनी फैक्ट आपको याद रखने दोस्तों कीर्तिचंद से। कीर्तिचंद के बाद दोस्तों कौन जो है राजा बना? तो कीर्तिचंद के बाद प्रतापचंद राजा बना। प्रतापचंद के बाद कौन बना? ताराचंद बना। और ताराचंद के बाद कौन बना? मानिक चंद बना। ठीक है। तो प्रतापचंद के बारे में हमें कुछ आपके जो है प्रमाण नहीं मिलते हैं
ठीक है, तो ताराचंद के संदर्भ में हम बात करेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ताराचंद जो है चंद्रवंश का, तो ताराचंद के समय जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो आपको पूछा जा सकता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में चंद्रवंश का राजा कौन था। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ताराचंद। ठीक है, यानी कि ताराचंद के समय दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो उस समय चंद्रवंश का राजा कौन था? ताराचंद था, ये पूछा जा सकता है। और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी, ये आपका जो प्रथम पानीपत का जो युद्ध हुआ। तो ये आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। उस समय चंद्रवंश का राजा कौन था? तो ताराचंद था दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है? और मानिक चंद के बाद दोस्तों, मानिक चंद के बाद कौन बना? कल्याण चंद तृतीय। देखिए मानिक चंद के बारे में मैं आपको जो है आपके काफ़ी सारे जो हैं चंद्रवंश में राजा हैं दोस्तों। इसमें हम उसी राजा की बात करेंगे जिसमें दोस्तों हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं या जिसने कार्य कुछ किए हैं। ठीक है, इनके प्रमुख कार्य जो है उन पर बात करेंगे, क्योंकि वही जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। तो मानिक चंद के बाद हम बात करेंगे कल्याण चंद तृतीय के बारे में। देखिए कल्याण चंद तृतीय की बात करें तो कल्याण चंद तृतीय जो है क्रूर और अत्याचारी शासक था। आपको पूछा जा सकता है कि चंद्रवंश का कौन सा ऐसा शासक था जो क्रूर और अत्याचारी शासक था? तो वो था आपका कल्याण चंद तृतीय। और कल्याण चंद तृतीय को कली कल्याण चंद कहा जाता है। आपको पूछा जा सकता है चंद्रवंश के किस राजा को कली कल्याण चंद कहा जाता है? ठीक है, तो कली कल्याण चंद किसको कहा जाता है? कल्याण चंद तृतीय को कहा जाता है, याद रखेंगे, कल्याण चंद तृतीय। तो कल्याण चंद तृतीय को क्या कहा जाता है? कली कल्याण चंद। यह एक जो है क्रूर और अत्याचारी शासक था दोस्तों। कल्याण चंद तृतीय के बाद जो राजा बना दोस्तों वो बना पूर्णचंद। ठीक है, पूर्णचंद के बाद कौन बना? पूर्णचंद के बाद बना भीष्मचंद। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 3 है। इससे पहले आप जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, क्योंकि हम क्रम में चल रहे हैं दोस्तों, या राजाओं के क्रम में चल रहे हैं। तो इसको आप जो है पहला जो पार्ट है उसको देखें, उसके बाद दूसरा पार्ट, फिर जाके आप जो है पार्ट 3 को देखें। तो दोस्तों कल्याण चंद तृतीय के बाद जो है पूर्णचंद जो है राजा बना, उसके बाद फिर भीष्मचंद जो है राजा बना। चलिए जानते हैं भीष्मचंद के बारे में। तो यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो उसके बाद शासक हुआ भीष्मचंद। तो दोस्तों भीष्मचंद से कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, आप उन पर बात करेंगे। देखिए भीष्मचंद से आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए एक बार इनको पढ़ लेते हैं। देखिए खगमरा किला बनवाया, पहला क्वेश्चन कि खगमरा किला अल्मोड़ी में है, तो खगमरा किला अल्मोड़ी में किसने बनाया? तो भीष्मचंद ने बनाया। इसको पहला क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा देखिए चंद्रवंश का सबसे उम्रदराज राजा कौन था? तो वो भी आपका भीष्मचंद था। याद रखेंगे चंद्रवंश का सबसे उम्रदराज यानी कि सबसे ज्यादा उम्र का जो राजा था वो कौन था? भीष्मचंद था। अगला पॉइंट देखिए, खगमरा कोट अल्मोड़ा को राजधानी बनाने का निर्णय किसने लिया? ठीक है, तो खगमरा कोट अल्मोड़ा को राजधानी बनाने का निर्णय किसने लिया? तो भीष्मचंद ने लिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद राजधानी किसने बनाई? बालो कल्याण चंद ने बनाई। ठीक है, तो यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खगमरा कोट यानी कि अल्मोड़ा को राजधानी बनाने का निर्णय किस राजा ने लिया? तो वो लिया आपका भीष्मचंद ने। यहाँ पर निर्णय की बात हो रही है, इसको याद रखेंगे। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि अल्मोड़ा को राजधानी, चंद्रवंश के किस राजा ने अल्मोड़ा को राजधानी बनाया, तो आपका नाम आएगा बालो कल्याण चंद। ठीक है, लेकिन निर्णय किसने लिया था? निर्णय लिया था भीष्मचंद ने। उसके बाद देखिए राजधानी परिवर्तन की घोषणा सुनकर, यानी कि जब भीष्मचंद ने दोस्तों अल्मोड़ा को राजधानी बनाने का निर्णय लिया, तो इसको सुनकर, इस घोषणा को सुनकर दोस्तों खस सरदार, यानी कि खस सरदार जो है, जिसका नाम है आपका खस सरदार,
गजु आथिंगा, ठीक है। गजु आथिंगा जो है खस सरदार था, जो रामगढ़ का शासक था उस समय। कहाँ का शासक था? रामगढ़ का शासक था। ने खगमरा पर आक्रमण कर दिया और धोखे से जो है दोस्तों भीष्मचंद्र की हत्या कर दी और स्वयं को बारामंडल यानी कि अल्मोड़ा क्षेत्र का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो दोस्तों ये याद रखेंगे कि राजधानी परिवर्तन की घोषणा किसने की थी चंद्रवंश में? तो वो भीष्मचंद्र ने की थी। यानी कि अल्मोड़ा राजधानी बनाने का निर्णय लिया था भीष्मचंद्र ने, और अल्मोड़ा राजधानी किसने बनाई? वो बनाई बालो कल्याण चंद ने। अभी हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद देखिए भीष्मचंद्र का गोद लिया हुआ पुत्र था कल्याणचंद, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। बालो कल्याणचंद इसी का नाम है। तो कल्याणचंद दोस्तों, बालो कल्याणचंद जो है भीष्मचंद्र का दत्तक पुत्र था, यानी कि गोद लिया पुत्र था। और कल्याणचंद ने खस सरदार का वध कर खगमरा पर यानी कि खगमरा अल्मोड़ा पर जो है अधिकार कर लिया था। तो इनको याद रखें दोस्तों। भीष्मचंद्र से संबंधित ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? भीष्मचंद्र ने करवाया। चंदवंश का सबसे जो है उम्रदराज राजा कौन था? तो वो भीष्मचंद्र था। और खगमरा कोट यानी कि अल्मोड़ा को चंदवंश की राजधानी बनाने का निर्णय किसने लिया? तो वो लिया भीष्मचंद्र ने, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों राजधानी परिवर्तन की घोषणा सुनकर जो है गजु अथिंगा जो खस सरदार था उसने जो है आक्रमण किया था खगमरा पर, ठीक है। और धोखे से जो है भीष्मचंद्र की हत्या कर दी थी और स्वयं को जो है अल्मोड़ा क्षेत्र का स्वतंत्र शासक घोषित किया। लेकिन भीष्मचंद्र का जो पुत्र था दत्तक पुत्र, उसने जो है इसको पराजित किया और पुनः दोस्तों फिर खगमरा यानी कि अल्मोड़े पर चंद्रवंश का अधिकार हो गया। तो इसके बाद देखिए भीष्मचंद्र से आपको इतने फैक्ट याद रखने। अब भीष्मचंद्र के बाद दोस्तों उसका दत्तक पुत्र अभी जिसकी हम बात कर रहे थे बालो कल्याणचंद, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। बालो कल्याणचंद जो है कौन था? बालो कल्याणचंद दोस्तों भीष्मचंद्र ने इसको गोद लिया था, ठीक है, ये याद रखेंगे। यानी कि भीष्मचंद्र का ये दत्तक पुत्र था। तो बालो कल्याणचंद उसके बाद गद्दी पर बैठा भीष्मचंद्र के बाद। तो बालो कल्याणचंद की बात करें दोस्तों, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। बचपन का नाम क्या था? बालो। तो बालो कल्याणचंद की बात करें तो बचपन का नाम क्या था बालो कल्याणचंद का? तो याद रखेंगे बालो जो है बचपन का नाम था कल्याणचंद का। और भीष्मचंद्र का दत्तक पुत्र था, मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है। और बालो कल्याणचंद दोस्तों मुगल शासक अकबर का समकालीन था। आपको पूछा जा सकता है अकबर का समकालीन कौन था? वो था आपका बालो कल्याणचंद, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और बात करें राजधानी परिवर्तन की, तो राजधानी परिवर्तन चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी कौन लाया चंद्रवंश में? वो लाया बालो कल्याणचंद। लेकिन इसका जो निर्णय लिया राजधानी बनाने का अल्मोड़ा को, तो वो भीष्मचंद्र ने निर्णय लिया था और अपने पिता जो है पिता की जो है जो इच्छा थी उसको जो है पूरा किया बालो कल्याणचंद ने। तो बालो कल्याणचंद से सारे फैक्ट याद रखेंगे। बचपन का नाम बालो, भीष्मचंद्र का दत्तक पुत्र, मुगल शासक अकबर का समकालीन था बालो कल्याणचंद। नोट यहाँ पर देखें, कल्याणचंद यानी कि बालो कल्याणचंद द्वारा अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित लाल मंडी किले का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में फोर्ट मायरा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन फिर बन गया कि लाल मंडी किले का निर्माण किसने किया? तो लाल मंडी किला कहाँ है? ये अल्मोड़ा में है। तो अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण किस चंद्रवंश के शासक या किस चंद्रवंश के राजा ने किया? तो बालो कल्याणचंद। तो बालो कल्याणचंद ने लाल मंडी किले का निर्माण किया, जिसको वर्तमान में फोर्ट मोइरा कहते हैं। ये याद रखेंगे, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। बात करें राजधानी परिवर्तन की दोस्तों, चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा कौन लाया? तो लाया बालो कल्याणचंद। और कब लाया? 1563 यानी कि 1563 में चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी आई चंद्रवंश की। तो देखते हैं, देखिए 1563 में अपने पिता भीष्मचंद्र की इच्छा के अनुरूप खगमरा कोट की पहाड़ी पर अल्मोड़ा यानी कि आलमनगर नामक नगर बसाया और उसे राजधानी बनाया, जिसे पूर्व में राजापुर कहा जाता था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है कि बालो कल्याणचंद ने राजधानी परिवर्तन कब किया, यानी कि चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी कब की स्थानांतरित? वो की 1563 में।
इसको याद रखेंगे। और 1563 में अपने पिता भीष्मचंद्र की इच्छा के अनुसार क्या किया, खगमरा कोट यानी कि खगमरा अल्मोड़ा की पहाड़ी पर जो है आलमनगर नामक एक नगर बसाया, जिसे अपनी राजधानी बनाया, और जिसे पूर्व में क्या कहा जाता था, यानी कि अल्मोड़े को पूर्व में क्या कहा जाता था, राजापुर। ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए, दानपुर के छोटे छोटे खस राज्यों को पराजित कर अपने साम्राज्य का अंग बनाया। तो पालू कल्याण चंद ने दोस्तों क्या किया, दानपुर के छोटे छोटे जो खस राज्य हैं उनको पराजित करके अपने साम्राज्य का अंग बनाया, इनके अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके बाद अगला पॉइंट है, काली कुमाऊं के जोशी, महरा और फरत्यालों को जागीरें देकर अल्मोड़ा में बसाया था। इंपॉर्टेंट है, देखिए काली कुमाऊं के जोशी, महरा और फरत्यालों को जागीरें देकर अल्मोड़ा में बसाया था। किसने बसाया था, तो बसाया था बालू कल्याण चंद ने। ठीक है, सीधे क्वेश्चन फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है, जोशी, महरा और फरत्यालों को जागीरें देकर अल्मोड़ा में बसाया था बालू कल्याण चंद ने। अगला पॉइंट है, सोर राज्य यानी कि पिथौरागढ़ का क्षेत्र, पिथौरागढ़ का विलय जो है चंद राज्य में करवा दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि सोर राज्य यानी कि पिथौरागढ़ का विलय जो है चंद राज्य में किसने किया, तो वो किया बालू कल्याण चंद ने। उसके बाद देखिए, मुगलों द्वारा भी उसे जो है बालू कल्याण चंद पुकारा जाता था, यानी कि मुगल क्या कहते थे, मुगल भी उसको जो है बालू कल्याण चंद पुकारते थे। और साथ ही साथ महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी, याद रखेंगे, महाराजा धीराज की उपाधि जो है बालू कल्याण चंद ने जो है उपाधि धारण की थी, इसको भी याद रखेंगे। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों बालू कल्याण चंद से। ठीक है, बालू कल्याण चंद बचपन का नाम बालू था, और भीष्मचंद का ये दत्तक पुत्र था दोस्तों बालू कल्याण चंद। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है दोस्तों कि इसकी राजधानी परिवर्तन, जो इसने राजधानी परिवर्तन किया चंपावत से अल्मोड़ा, ये पूछा जाता है कई बार। और साथ ही साथ जो लाल मंडी किले का निर्माण किया अल्मोड़े में पलटन बाजार में, तो उसका भी पूछा जाता है। तो इन फैक्ट को याद रखेंगे। और काली कुमाऊं के जोशी, महरा और फरत्यालों को जागीरें देकर अल्मोड़ा में बसाया। और साथ ही साथ शोर राज्य यानी कि पिथौरागढ़ का जो क्षेत्र है उसको जीतकर जो है चंद राज्य में मिलाया। और साथ ही साथ इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और राजधानी परिवर्तन कब किया, 1563 में किया। 1563 में जो है राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा लाया बालू कल्याण चंद। उसके बाद बात करेंगे बालू कल्याण चंद के बाद जो है रुद्रचंद जो है दोस्तों गद्दी पर बैठा। यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों रुद्रचंद से। ठीक है, तो रुद्रचंद से क्या क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए। तो बालू कल्याण चंद के बाद राजा बना रुद्रचंद, और यह चंदवंश का दोस्तों 45वां शासक था या 45वां राजा था चंदवंश का रुद्रचंद। आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कभी, वैसे क्रम नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको पूछ दिया तो यहाँ पर ये आपका रुद्रचंद जो है दोस्तों काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हैं एग्जामों में, तो ये दोस्तों आपको पूछा भी जा सकता है, इसलिए जो है यहाँ पर याद रखेंगे इसको। रुद्रचंद जो है चंदवंश का 45वां शासक था, और मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। यानी कि बालू कल्याण चंद की तरह दोस्तों ये भी दोस्तों रुद्रचंद भी अकबर का समकालीन था दोस्तों। चंदवंश का सबसे बुद्धिमान शासक कहा जाता है रुद्रचंद को। पूछा जा सकता है आपको कि चंदवंश का सबसे बुद्धिमान राजा कौन था, तो वो था आपका रुद्रचंद। क्लियर है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, अकबर ने रुद्रचंद को दिल्ली दरबार बुलाया था। ठीक है, तो रुद्रचंद को दिल्ली दरबार किसने बुलाया था, किस मुगल शासक ने बुलाया था, तो अकबर ने बुलाया था, क्योंकि अकबर का समकालीन था रुद्रचंद। और बालो कल्याण चंद जिसकी बात हमने अभी पहले की, वो भी जो है अकबर का समकालीन था। अगला पॉइंट देखिए, रुद्रचंद ने तराई में वर्तमान रुद्रपुर नगर की नींव डाली थी। तो ये पूछा जाता है दोस्तों कई बार कि रुद्रपुर नगर की नींव या रुद्रपुर नगर का निर्माण या रुद्रपुर नगर की नींव किसने डाली थी। तो रुद्रपुर नगर किसने बसाया, तो रुद्रपुर नगर दोस्तों रुद्रचंद ने जो है इसकी नींव रखी रुद्रपुर नगर की। आप याद रखेंगे, रुद्र से याद रखेंगे रू से रुद्रपुर, रू से आपका रुद्रचंद।
तो रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी रुद्रचंद ने। और साथ ही साथ रुद्रचंद ने दोस्तों बीरबल से मित्रता कर ली तथा बीरबल के पुत्र को अपना पुरोहित बना लिया। तो अकबर का समकालीन था रुद्रचंद, और रुद्रचंद ने दोस्तों बीरबल से मित्रता कर ली और बीरबल के पुत्र को जो है अपना पुरोहित बना लिया। तो इतने फैक्ट याद रखेंगे। और रुद्रचंद दोस्तों, रुद्रचंद को जो है संस्कृत प्रेमी, दानी, प्रतापी विद्वान जो है माना जाता है दोस्तों। और इसने संस्कृत शिक्षा के लिए काफ़ी काम किया दोस्तों। अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा के लिए काफ़ी काम किया। अभी हम आगे इस पर बात करेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, 1588 1588 ईस्वी में रुद्रचंद ने दोस्तों अकबर से भेंट की तथा भेंट स्वरूप जो है कस्तूरी मृग व हिरन की खाल दी। यानी कि आपको पूछा जा सकता है कि रुद्रचंद जो है दोस्तों अकबर से कब भेंट की रुद्रचंद ने। तो अकबर से कब भेंट की, ये की 1588 ईस्वी में रुद्रचंद ने अकबर से भेंट की और अकबर को भेंट स्वरूप दोस्तों कस्तूरी मृग और हिरन की खाल भेंट स्वरूप दी। ये भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, रुद्रचंद ने अकबर से लाहौर में भेंट की थी। तो अभी ऊपर हम वही बात कर रहे हैं। अकबर से 1588 में रुद्रचंद मिला और भेंट स्वरूप जो है अकबर को कस्तूरी मृग व हिरन की खाल जो है भेंट स्वरूप दी। और कभी आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ जो है भेंट की, तो लाहौर में की दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। और ये ईयर भी आप याद रखेंगे, 1588 में रुद्रचंद अकबर से भेंट हुई। और रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ भेंट की, तो लाहौर में की। कब की, 1588 ईस्वी में। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों सेरा क्षेत्र, यानी कि डीडी हाट का जो क्षेत्र है, सेरा क्षेत्र भी कहते हैं इसको, सेरा विजय। ठीक है, तो सेरा विजय जो है रुद्रचंद ने जो है डीडी हाट के क्षेत्र पर जो है अपना अधिकार कर लिया, डीडी हाट वाले क्षेत्र में। और साथ ही साथ देखिए रुद्रचंद का वीर सेनापति पूछा जा सकता है आपको कि रुद्रचंद का वीर सेनापति कौन था। तो रुद्रचंद का वीर सेनापति था दोस्तों पुरुषपंत। नाम याद रखें, पुरुषपंत जो था, कौन था, रुद्रचंद का वीर सेनापति था, जिसको कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूसफुट कहा जाता है। आपको सीधे पूछा जा सकता है कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूसफुट किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूसफुट कहा जाता है पुरुषपंत को। अब पुरुषपंत कौन था, पुरुषपंत था रुद्रचंद का सेनापति। क्लियर है, ये फैक्ट याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन था, तो वो था पुरुषपंत जो रुद्रचंद का सेनापति था। अगला पॉइंट है दोस्तों, रुद्रचंद ने कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित की। तो देखिए कुमाऊं में एक नए सिरे से जो है सामाजिक व्यवस्था किसने शुरू की, तो वो की रुद्रचंद ने। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका अगला जो पॉइंट है दोस्तों, रुद्रचंद की प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, ये पूछी जा सकते हैं आपको कि रुद्रचंद की निम्न में पुस्तक जो है किसकी है, पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन के माध्यम से दिया जा सकता है। तो रुद्रचंद की कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों, प्रमुख पुस्तकें, इनको आप याद रखेंगे। पहला है धर्म निर्णय, दूसरा है उषा रुद्र गोद्या, तीसरा है सैनिक शास्त्र, चौथा है ययाति चरित्रम, पांचवा है सारा गंगोदय नाटिका। तो ये जो है पुस्तकें हैं किसकी, रुद्रचंद की। इनको आप याद रखेंगे, इनके नाम याद रखेंगे, आपको जो है पूछे जा सकते हैं। तो सारे नाम जो है, पांचों नाम आपको याद रखने हैं। ये ययाति चरित्रम जो है पूछा गया था, ययाति चरित्रम किसकी बुक है, तो ये है रुद्रचंद की। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारे बुक रुद्रचंद के हैं। कोई भी पूछा जा सकता है, धर्म निर्णय, उषा रुद्र गोद्या, सैनिक शास्त्र, ययाति चरित्रम, या और जो पांचवा सारा गंगोदय नाटिका। ठीक है, ये सभी जो है याद रखने हैं। अगला पॉइंट है रुद्रचंद से दोस्तों, ये रुद्रचंद से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से आप करें। देखिए रुद्रचंद ने गढ़वाल के सिरोली ब्राह्मण को अपना रसोइया बनाया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपको किस प्रकार पूछा जा सकता है कि गढ़वाल के सिरोही ब्राह्मण को अपना रसोइया किस चंद राजा ने बनाया। तो गढ़वाल की सिरोली ब्राह्मण को अपना रसोइया जो है किसने बनाया, तो रुद्रचंद ने बनाया दोस्तों। तो रुद्रचंद ने बनाया, क्यों बनाया दोस्तों, इसलिए बनाया क्योंकि समाज में कोई भेदभाव ना हो
और भेदभाव को दूर करने के लिए जो है रुद्रचंद ने जो है ब्राह्मणों को रसोइया बनाया। उसके बाद बात करें, अगला पॉइंट है सेरा क्षेत्र डीडीहाट में विधिवत भूमि प्रबंधन कराया। तो देखिए रुद्रचंद ने क्या किया, रुद्रचंद ने डीडीहाट अल्मोड़ा वाला जो क्षेत्र है वहाँ जो है विधिवत क्या किया, भूमि प्रबंधन कराया। याद रखेंगे, विधिवत भूमि प्रबंधन कराने वाला चंद वंश का शासक कौन था, वो था रुद्रचंद। आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है रुद्रचंद को मुगलों द्वारा अल्मोड़े का जो है जमींदार कहा जाता है, यानी कि अल्मोड़ा का जमींदार किसको कहा जाता है, रुद्रचंद को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि अल्मोड़ा का जमींदार किस चंद राजा को कहा जाता है, तो रुद्रचंद को कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया, मुगलों के द्वारा। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है अल्मोड़ा में मल्ला महल किले का निर्माण करवाया। तो दोस्तों याद रखेंगे, अल्मोड़ा में मल्ला महल किले का निर्माण किसने कराया, तो ये कराया रुद्रचंद ने। ठीक है, याद रखेंगे, अल्मोड़ा में मल्ला महल किले का निर्माण किसने कराया, तो ये कराया रुद्रचंद ने। अगला पॉइंट है रुद्रचंद ने अल्मोड़ा नगर में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था की। मैंने अभी आपको बताया कि अल्मोड़ा नगर में संस्कृत की शिक्षा का जो व्यवस्था की वो किसके द्वारा की गई, सबसे पहले रुद्रचंद के द्वारा की गई। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा नगर में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था किस चंद राजा ने की, तो आंसर रहेगा आपका रुद्रचंद। क्लियर है, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। अगला है रुद्रचंद ने दोस्तों बालेश्वर मंदिर के पुजारी रामदत्त को जागीर प्रदान की तथा बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। तो देखिए, बालेश्वर मंदिर का जो है जो पुजारी था रामदत्त, तो उसको जागीर प्रदान की और बालेश्वर मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया था रुद्रचंद ने। उसके साथ ही साथ दोस्तों रुद्रचंद की वीरता का उल्लेख अकबरनामा में मिलता है। तो याद रखें, अकबरनामा से जो है रुद्रचंद की वीरता का उल्लेख मिलता है। और अकबरनामा किसकी है, अकबरनामा अबुल फजल की। ठीक है, तो अबुल फजल की है अकबरनामा। अकबरनामा में दोस्तों रुद्रचंद की वीरता का उल्लेख हमें मिलता है। रुद्रचंद के बाद दोस्तों उसका पुत्र जो है लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा। तो देखिए, रुद्रचंद से संबंधित सारे फैक्ट आपको याद रखने, यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं। इनकी पुस्तकें पूछी जा सकती हैं, रुद्रचंद द्वारा लिखी गई पुस्तकें पूछी जा सकती हैं। रुद्रचंद का वीर सेनापति पूछा जा सकता है। ठीक है, और रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ भेंट की, कब की, ये सारी चीज़ें भी बताया मैंने आपको। रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी रुद्रचंद ने। ठीक है, डीडीहाट क्षेत्र को जीता। और रुद्रचंद को दोस्तों अल्मोड़ा का जमींदार इसको कहा जाता है रुद्रचंद को। अल्मोड़ा नगर में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था किसने की, रुद्रचंद ने की। मल्ला महल किले का निर्माण रुद्रचंद ने कराया और बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने दोस्तों। और जो वीर सेनापति था रुद्रचंद का कौन था, पुरुषपंत था, जिसको कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूसफुट कहा जाता है, ये भी बताया मैंने आपको। और रुद्रचंद दोस्तों संस्कृत प्रेमी था और दानी था, प्रतापी था, विद्वान था। और इसने सारे जो है दोस्तों अल्मोड़े में जो है बहुत सारा काम किया रुद्रचंद ने। तो दोस्तों रुद्रचंद से संबंधित सारे फैक्ट आपको याद रखने, यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। और रुद्रचंद के बाद हम बात करेंगे दोस्तों, उनका पुत्र जो है लक्ष्मीचंद जो है गद्दी पर बैठा। चलिए बात करते हैं लक्ष्मीचंद के बारे में। तो रुद्रचंद के बाद दोस्तों आपका लक्ष्मीचंद आता है। तो लक्ष्मीचंद और रुद्रचंद दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको जो है हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद। देखिए, बात करें लक्ष्मीचंद की दोस्तों, बात करें लक्ष्मीचंद की, तो लक्ष्मीचंद दोस्तों कौन था, लक्ष्मीचंद रुद्रचंद का छोटा पुत्र था, जो रुद्रचंद के बाद जो है गद्दी पर बैठा लक्ष्मीचंद। और अकबर तथा जहांगीर का समकालीन था आपका लक्ष्मीचंद। याद रखेंगे, जहांगीर और अकबर का समकालीन कौन चंद शासक था, कौन चंद राजा था, तो वो था लक्ष्मीचंद। अगला पॉइंट देखेंगे, लक्ष्मीचंद एक डरपोक शासक था। पूछा जा सकता है आपको, चंदवंश का डरपोक शासक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है लक्ष्मीचंद को। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है।
अगला पॉइंट है लक्ष्मी चंद जो है श्यालबुंगा के किले से लड़ता था। तो याद रखें श्यालबुंगे का किला जो है ये अल्मोड़ा में है, श्यालबुंगा का किला। तो इस किले को दोस्तों गीदड़ का महल भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है आपको कि किस किले को गीदड़ का महल कहा जाता है, तो श्यालबुंगा के किले को कहा जाता है गीदड़ का महल। तो दोस्तों ये लक्ष्मी चंद जो था रुद्रचंद का जो लड़का था, जो छोटा पुत्र, तो दोस्तों लक्ष्मी चंद जो है डरपोक था, ठीक है, और यह एक किले से लड़ाई करता था और फिर वहीं छुप जाता था। तो इसीलिए इस किले को क्या कहा गया है, गीदड़ का महल कहा गया। दोस्तों याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्यालबुंगा के किले से कौन लड़ता था, तो लक्ष्मी चंद लड़ता था। और श्यालबुंगा किला कहाँ है, अल्मोड़ा में है। और श्यालबुंगे किले को दोस्तों क्या कहा जाता है, गीदड़ का महल कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो इस सभी को आप याद रखना, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा लखुली बिराली किस चंद शासक को कहा जाता है, किस चंद राजा को कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो लक्ष्मीचंद को कहा जाता है लखुली बिराली। क्यों कहा जाता है, देखिए पैनोगढ़ दुर्ग में हार के बाद लक्ष्मीचंद को रिंगाल से निर्मित एक टोकरे में छिपाकर लाया गया था, इसलिए राजा को लखुली बिराली कहा जाता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली कहा जाता है दोस्तों। और पैनोगढ़ दुर्ग में हार जाने के बाद जो है लक्ष्मीचंद को क्या किया गया, लक्ष्मीचंद को रिंगाल से निर्मित एक टोकरे में छिपाकर लाया गया, इसलिए राजा को क्या कहा जाता है, लखुली बिराली कहा जाता है, यानी कि लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे लखुली बिराली किसको कहा जाता है, लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों जहांगीर की आत्मकथा। आप सभी जानते हैं तुजू के जहांगीरी है जहांगीर की आत्मकथा। तो उसमें उल्लेख किया गया है कि अपने पिता रुद्रचंद की भांति जो है लक्ष्मीचंद भी जो है मुगल दरबार आया था। तो दोस्तों कहाँ से जानकारी मिलती है कि रुद्रचंद की भांति यानी कि अपने पिता की भांति जो है लक्ष्मीचंद भी दोस्तों मुगल दरबार आया था। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी से, ठीक है। तुजू के जहांगीरी लक्ष्मीचंद को जो है दोस्तों तुजू के जहांगीरी में सबसे धनी राजा बताया गया है। ये भी आप याद रखेंगे कि तुजू के जहांगीरी में लक्ष्मीचंद को सबसे धनी राजा बताया गया है, ये याद रखेंगे। और इनके दोनों का जो है दोस्तों लक्ष्मीचंद और रूपचंद के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। चलिए उसके बाद अगला फैक्ट है लक्ष्मीचंद ने दिल्ली में जहांगीर से 1612 तथा 1621 में भेंट की थी। पूछा जा सकता है आपको कि लक्ष्मीचंद ने दिल्ली में जहांगीर से कब भेंट की, तो 1612 और 1621 जो है 2 बार भेंट की लक्ष्मीचंद ने जहांगीर से। क्लियर है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये आपको पूछे जा सकते हैं कि लक्ष्मीचंद ने जहांगीर से दिल्ली में कब भेंट की, तो 1612 और 1621 में भेंट की, ठीक है। अगला पॉइंट है लक्ष्मीचंद जहांगीर के लिए अनेक पहाड़ी तोहफे ले गया था, जिसमें घोड़े, बाज, हिरन की खाल, तलवारें, खंजर आदि। यानी कि लक्ष्मीचंद दोस्तों जहांगीर के लिए क्या ले गया जब उससे भेंट करने गया, तो उसके लिए दोस्तों घोड़े, बाज, हिरन की खाल, तलवारें, खंजर आदि चीज़ें भेंट स्वरूप क्या जो है भेंट स्वरूप जो है जहांगीर के लिए ले गया। उसके बाद देखिए लक्ष्मीचंद को एक निर्माता माना जाता है, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है चंदवंश में किस राजा को निर्माता माना जाता है, निर्माता कहा जाता है, तो वो है आपका लक्ष्मीचंद, ठीक है। याद रखेंगे चंदवंश में कौन सा ऐसा शासक है जिसको निर्माता कहा जाता है, तो लक्ष्मीचंद को कहा जाता है निर्माता, ठीक है। क्यों कहा जाता है निर्माता, देखिए अल्मोड़े का निर्माता, इनके अल्मोड़ा का निर्माता किसको कहा जाता है, पूछा जा सकता है आपको, लक्ष्मीचंद को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, लक्ष्मीचंद। तो पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा का जो निर्माता है किसको माना, किस चंद शासक को माना जाता है, तो लक्ष्मीचंद को माना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। अल्मोड़ा का निर्माता से मतलब है दोस्तों अल्मोड़े में क्या कार्य किया, लक्ष्मीचंद ने अल्मोड़ा में अनेक बाग बगीचे लगाए, जैसे नरसिंहबाड़ी, पांडुखोला, लक्ष्मेश्वर बाग आदि जगह जो है इसने जो है अनेक कार्य किए। तो इसलिए इसको जो है अल्मोड़े का निर्माता कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। निर्माता, अल्मोड़े का निर्माता किस चंद शासक को कहा जाता है, लक्ष्मीचंद, ठीक है। चलिए
उसके साथ साथ दोस्तों 1602 में बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। किसने करवाया? लक्ष्मीचंद ने। तो ये याद रखें, सन याद रखें आप। 1602 में बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में जीर्णोद्धार किस चंद शासक ने करवाया? तो लक्ष्मीचंद ने करवाया। क्लियर है? आगे देखिए, अल्मोड़ा में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना। आपको पूछा जा सकता है कि किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की? तो बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की? तो वो की लक्ष्मीचंद ने। क्लियर है? तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए, लक्ष्मीचंद द्वारा नाम याद रखें, न्योवाली और बिस्टाली। तो देखिए, लक्ष्मीचंद ने क्या किया? अल्मोड़े में न्योवाली और बिस्टाली नामक अदालतों का निर्माण किया। यानी कि इसने अदालतें बनाई, कोर्ट बनाए, जिसमें न्योवाली में जो है समस्त जनता के लिए जो है न्योवाली अदालत था, और जो बिस्टाली अदालत था, तो बिस्टाली जो है सैनिक मामलों के लिए था। तो याद रखेंगे इसको। आपको पूछा जा सकता है किस चंद राजा ने न्योवाली और बिस्टाली अदालतों का निर्माण किया? तो किसने किया? लक्ष्मीचंद ने किया। ठीक है, कहाँ किया? अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में न्योवाली और बिस्टाली अदालतों का निर्माण जो है किस चंद राजा ने कराया? तो वो कराया लक्ष्मीचंद ने दोस्तों। नाम याद रखेंगे अदालतों का, न्योवाली और बिस्टाली। अगला पॉइंट है दोस्तों, लक्ष्मीचंद ने भूमि संबंधित बहादुरी पुरस्कार रौत प्रदान की। तो याद रखेंगे इसको कि लक्ष्मीचंद ने दोस्तों क्या किया? लक्ष्मीचंद ने भूमि संबंधित जो बहादुरी पुरस्कार है, आप इसको बहादुरी पुरस्कार कहेंगे, इनकी भूमि संबंधित जो बहादुरी पुरस्कार है रौत, इसको किसने प्रदान किया? लक्ष्मीचंद ने प्रदान किया। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि रौत नामक पुरस्कार जो है किस चंद शासक ने प्रदान किए? तो लक्ष्मीचंद ने प्रदान किए दोस्तों। उसके बाद देखिए, लक्ष्मीचंद के बाद उसका बड़ा पुत्र दिलीप चंद गद्दी पर बैठा, और जो अत्याचारी था, और 1624 में क्षय रोग से उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि क्षय रोग यानी कि टीबी से दोस्तों उसकी मृत्यु हो गई दिलीप चंद की। और उसके बाद जो है विजय चंद गद्दी पर बैठा। तो लक्ष्मीचंद से संबंधित सारे फैक्ट आपको याद रखने, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। रुद्रचंद का छोटा पुत्र था लक्ष्मीचंद, अकबर और जहांगीर का समकालीन था। और लक्ष्मीचंद ने दोस्तों शालबुंगा के किले से जो है लक्ष्मीचंद लड़ता था, जिस किले को गीदड़ का महल भी कहा जाता है दोस्तों। और लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली कहा जाता है, मैंने अभी बताया आपको। और तुजू के जहांगीरी के अनुसार दोस्तों लक्ष्मीचंद को सबसे धनी राजा बताया गया है तुजू के जहांगीरी में। और लक्ष्मीचंद ने दोस्तों दिल्ली में जहांगीर से मुलाकात की, जहांगीर से भेंट की 1612 और 1621 में 2 बार। और उसके साथ ही साथ दोस्तों लक्ष्मीचंद को जो हो दोस्तों अल्मोड़ा का निर्माता कहा जाता है। आपको पूछा जा सकता है अल्मोड़ा का निर्माता किस चंद राजा को कहा जाता है? तो कहा जाता है लक्ष्मीचंद को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों लक्ष्मीचंद ने अल्मोड़ा में अनेक बाग बगीचे लगाए और अनेक कार्य जो है दोस्तों अल्मोड़ा में किए, तो इसीलिए उसको अल्मोड़ा का निर्माता कहा जाता है लक्ष्मीचंद को। और साथ ही साथ याद रखेंगे 1602 में बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था लक्ष्मीचंद ने। और साथ ही साथ लक्ष्मीचंद ने दोस्तों अल्मोड़ा में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखने। और लक्ष्मीचंद द्वारा दोस्तों न्योवाली और बिस्टाली अदालतों का निर्माण किया था। और साथ ही साथ इसने भूमि संबंधित बहादुरी पुरस्कार रौत प्रदान किया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने दोस्तों लक्ष्मीचंद से संबंधित। तो लक्ष्मीचंद के बाद दोस्तों उसका बड़ा पुत्र दिलीप चंद गद्दी पर बैठा, लेकिन वो अत्याचारी था और क्षय रोग यानी कि टीबी की वजह से जो है उसकी मृत्यु हो गई थी 1624 में। ये भी याद रखेंगे। तो उसके बाद दोस्तों दिलीप चंद के बाद गद्दी पर कौन बैठा? विजय चंद बैठा। चलिए जानते हैं विजय चंद के बारे में। देखिए, विजय चंद की बात करें तो विजय चंद दोस्तों कैसा शासक था? ये एक भोग विलासी प्रकृति का राजा था विजय चंद। और विजय चंद के समय जो है शासन व्यवस्था मंत्रियों के हाथ आ गई थी। यानी कि जो शासन व्यवस्था थी वो किसके हाथ में आ गई थी? मंत्रियों के हाथ में आ गई थी। और विजय चंद का दोस्तों पाभे ताम्रपत्र लेख है जो पिथौरागढ़ में है। तो देखिए,
पिथौरागढ़ से जो है विजयचंद का जो है ताम्रलेख मिला है। इसमें जो है राजा द्वारा चंपावत चौकी में बसु पुरोहित को जमीन दान दिए जाने का उल्लेख है। तो दोस्तों विजयचंद के बारे में हमें जानकारी मिलती है पाभे ताम्रपत्र लेख से। इसमें राजा द्वारा दोस्तों चंपावत चौकी से बसु पुरोहित को जमीन दान दिए जाने का उल्लेख हमें मिलता है। और विजयचंद दोस्तों एक भोग विलासी वाला जो है राजा था, और इसका जो शासन था दोस्तों उतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से इसके जो मंत्री थे सारा जो है राज्य जो है मंत्रियों के हाथ में आ गया था। और विजयचंद के बाद दोस्तों जो शासन किया विजयचंद के बाद राजा कौन बना? त्रिमल चंद बना। तो जानते हैं त्रिमल चंद के बारे में। तो त्रिमल चंद दोस्तों त्रिमल चंद ने खस राजा पीरा संभल के विद्रोह का सामना किया और अपना उत्तराधिकारी बाज बहादुर को बनाया। तो इंपॉर्टेंट है। तो त्रिमल चंद दोस्तों, त्रिमल चंद से आपको क्या याद रखना है? त्रिमल चंद से आपको याद रखना है कि इसने खस राजा पीरा संभल के साथ विद्रोह किया था। ठीक है, किसके साथ? पीरा संभल जो था एक खस राजा था जिसके साथ विद्रोह का सामना किया और अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया त्रिमल चंद ने? बाज बहादुर को। ठीक है, बाज बहादुर चंद। ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो त्रिमल चंद के बाद दोस्तों कौन बना? बाज बहादुर चंद। चलिए जानते हैं बाज बहादुर चंद से संबंधित। तो बाज बहादुर चंद से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले हम देखते हैं बाज बहादुर चंद जो है ये चंद वंश का 50वां जो है राजा था, ये भी याद रखेंगे। 50वें नंबर का राजा था बाज बहादुर चंद, चंद वंश का, और मुगल बादशाह शाहजहां का समकालीन था। आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चंद वंश का कौन सा शासक था जो शाहजहां का समकालीन था? तो शाहजहां का समकालीन कौन था? बाज बहादुर चंद। 50वां राजा था चंदवंश का बाज बहादुर चंद। और चंदवंश में सर्वाधिक सीमा विस्तार जो है बाज बहादुर के समय हुआ। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपको कि चंदवंश में सर्वाधिक सीमा विस्तार, तो सर्वाधिक सीमा विस्तार जो है किस चंद राजा के समय हुआ? तो वो हुआ बाज बहादुर चंद के समय। क्लियर है? उसके बाद अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है दोस्तों बाज बहादुर ने एक हथिया देवाल बनाया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक हथिया देवाल जो है दोस्तों ये है आपका थल पिथौरागढ़ में, और इसकी तुलना की जाती है एलोरा के कैलाश मंदिर से। ये भी फैक्ट याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि एक हथिया नौला जो थल पिथौरागढ़ में है, एक हथिया नौला, तो इसको दोस्तों किसने बनाया था? एक हथिया नौला बाज बहादुर चंद ने बनाया था। एक हथिया नौला, सॉरी एक हथिया देवाल। ठीक है, एक हथिया नौला हमने बात की थी पहले। ठीक है, तो एक हथिया देवाल किसने बनाया था? बाज बहादुर ने बनाया था, पिथौरागढ़ में है। और इसकी तुलना दोस्तों किससे की जाती है? एलोरा की कैलाश मंदिर से तुलना की जाती है एक हथिया देवाल की। ठीक है, याद रखेंगे एक हथिया देवाल किसका है, किसने बनाया? बाज बहादुर ने। उसके बाद देखिए बाज बहादुर चंद ने, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बाज बहादुर चंद ने घोड़ाखाल नैनीताल में गोलू देवता का मंदिर बनवाया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे जा सकते हैं सारे। देखिए गोलू देवता का मंदिर जो है, जो आपका घोड़ाखाल नैनीताल में है, तो उसका निर्माण उसको किसने बनाया? गोलू देवता मंदिर जो नैनीताल में है घोड़ाखाल, तो किसने बनाया उसको? बाज बहादुर चंद ने बनाया। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? उसके बाद शाहजहां ने बाज बहादुर को बहादुर जमींदार की उपाधि दी, यानी कि जो जो बाज बहादुर है, ठीक है, तो बाज बहादुर दोस्तों इसको जो बहादुर और जमींदार की जो उपाधि दी गई वो किसके द्वारा दी गई? शाहजहां के द्वारा दी गई, क्योंकि ये शाहजहां का क्या था? समकालीन था। तराई की सुरक्षा हेतु बाजपुर नगर की नींव डाली। आपको सीधे पूछा जा सकता है कि बाजपुर नगर की नींव किस चंद राजा ने डाली? ठीक है, इनकी बाजपुर नगर किस चंद राजा ने बसाया? तो आंसर रहेगा आपका बाज बहादुर चंद। बाज से याद रखना बाजपुर, बाजपुर और बाज बहादुर। ठीक है, तो बाजपुर नगर की स्थापना या बाजपुर नगर की नींव किसने रखी? बाज बहादुर ने। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके साथ ही साथ दोस्तों बाज बहादुर जो है धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसने कैलाश मानसरोवर यात्रा को
तीर्थयात्रियों के अनुकूल बनाया था। आपको पूछा जा सकता है चंदवंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने कैलाश मानसरोवर यात्रा को तीर्थयात्रियों के अनुकूल बनाया था? तो आंसर रहेगा आपका बाज बहादुर चंद। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल विजय के दौरान बाज बहादुर ने गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति को लाकर अल्मोड़ा के प्राचीन दुर्ग में स्थापित कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़वाल से मां नंदा देवी की मूर्ति अल्मोड़ा कौन लाया? ठीक है, तो अल्मोड़ा कौन लाया? इसको बाज बहादुर चंद लाया दोस्तों। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ऊपर मैंने बताया था आपको कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को तीर्थ यात्रियों के अनुकूल किस चंद राजा ने बनाया? तो बनाया बाज बहादुर चंद ने। तो दोनों फैक्ट याद रखने। नंदा देवी की मूर्ति जो है गढ़वाल से अल्मोड़ा कौन लाया? तो बाज बहादुर चंद लाया दोस्तों, इसको याद रखेंगे। और घोड़ाखाल नैनीताल में गोलू देवता मंदिर किसने बनाया? ये भी आपका बाज बहादुर चंद ने ही बनाया। और साथ ही साथ बाजपुर नगर यानी कि तराई का जो बाजपुर नगर है, इसकी नींव किसने डाली? तो बाजपुर नगर की नींव भी दोस्तों बाज बहादुर चंद ने ही डाली। उसके बाद देखिए बाज बहादुर चंद के समकालीन गढ़वाल के जो शासक थे वो कौन थे? महीपति शाह और पृथ्वीपति शाह। पूछा जा सकता है आपको कि बाज बहादुर चंद का जब शासन था तो उसके समकालीन गढ़वाल के शासक कौन थे? महीपति शाह और पृथ्वीपति शाह थे। ये दोनों चीज याद रखेंगे। उसके बाद देखिए बाज बहादुर चंद ने दोस्तों 1673 में मानसरोवर तीर्थ यात्रियों हेतु गूंठ भूमि दान दी थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है। ये गूंठ भूमि तो आपको कई बार पूछा है, गूंठ भूमि कौन सी होती है? ये मंदिरों को दान दी जाती है गूंठ भूमि। तो देखिए बाज बहादुर चंद ने दोस्तों कब 1673 में 1673 में दोस्तों, एक मिनट, 1673 में बाज बहादुर चंद ने दोस्तों मानसरोवर तीर्थयात्रियों हेतु क्या किया? गूंठ भूमि। ठीक है, गूंठ भूमि क्या होती है दोस्तों? गूंठ भूमि जो है मंदिरों को दान दी जाती है गूंठ भूमि। तो याद रखेंगे यह भूमि मंदिरों को देखभाल और उनमें खर्च होने वाला अनाज की व्यवस्था हेतु जो है पुजारियों को दी जाती है। यानी कि जो मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनको ये जो है दोस्तों ये भूमि दी जाती है, जिनसे वो दोस्तों अनाज और बाकी देखभाल का जो है खर्च जो है उसकी व्यवस्था करते हैं। तो क्लियर है, यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि गूंठ भूमि क्या होती है, ये पूछा जाता है कई बार। तो गूंठ भूमि जो है मंदिरों को दान दी जाती है, उसको बोलते हैं गूंठ भूमि, और मंदिरों को जो है मंदिरों के जो पुजारी हैं उनको दी जाती है। क्लियर है, याद रखेंगे। और बाज बहादुर चंद ने दोस्तों 1673 में ये गूंठ भूमि दान दी थी मानसरोवर तीर्थयात्रियों हेतु। याद रखेंगे इसको, ये फैक्ट है। तो बाज बहादुर चंद से दोस्तों सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चंदवंश का 50वां राजा था बाज बहादुर चंद। और चंदवंश में जो है दोस्तों सर्वाधिक सीमा विस्तार जो है बाज बहादुर के समय ही हुआ था। और साथ ही साथ आपको याद रखना है एक हथिया देवाल किसने बनाया था? बाज बहादुर चंद ने बनाया था। और गोलू देवता मंदिर यानी कि घोड़ाखाल का गोलू देवता मंदिर किसने बनाया? तो ये भी बाज बहादुर चंद ने बनाया। और साथ ही साथ दोस्तों बाजपुर नगर की नींव किसने रखी? तो बाजपुर नगर की नींव भी बाज बहादुर चंद ने ही रखी थी। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि बाज बहादुर दोस्तों धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और इसने कैलाश मानसरोवर यात्रा को जो है तीर्थ यात्रियों के अनुकूल बनाया था, अभी मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ गढ़वाल से मां नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा लाया था बाज बहादुर चंद। और साथ ही साथ बाज बहादुर चंद ने दोस्तों 1673 ईस्वी में मानसरोवर यात्रियों हेतु गूंठ भूमि जो है दान दी थी। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम यहीं तक देखेंगे दोस्तों, बाज बहादुर चंद तक। इसके बाद आगे दोस्तों हम बाज बहादुर चंद के आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दोस्तों, और वहाँ फिर जो है अगले जो हम चंद राजाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।